बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा होगा, हिंदी साहित्य में हमने साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के लगभग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करी थी। ठीक है, 1 घंटे की क्लास हो गई थी, तो मैंने कहा था अब ये नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, अगली वीडियो, उसमें हम बचे हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साहित्य शास्त्र से जो बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनमें मैं बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुका था। और आइए देखते हैं कि भाई लगभग जितना प्रश्न मैंने कल की वीडियो में देखा था, उनसे ज़्यादा ही प्रश्न, या कहें तो उतना ही प्रश्न और भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न हो चुके थे, इन सभी का प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा उत्तर। ठीक है, उसमें मैंने विस्तार से इसका बता रखा है। सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से हमने समझा करके एक एक टॉपिक को बताया है। तो आप लोग बड़े ही आसानी से अगर उसको देखे होंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं देखें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले की वीडियोज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, और चलें आगे देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिए अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे भाई। हम लोगों ने एक प्रकार से काव्य में दोष समझ लिया था, ये वाला स्लाइड हो चुकी थी। हमने काव्य दोष के बारे में आपको बता दिया था। जैसे कि फिर से एक बार काव्य दोष को मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। देखिए, काव्य दोष वे तत्व होते हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। या परिभाषा किस संस्कृत के आचार्य ने दी थी, तो ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दिया था आचार्य भरत मुनि ने स्वयं दिया था। अगला प्रश्न आपसे मैंने आपको बताया था कि रेचक दोष न राजई कविता बनिता मित्र बूंदक हाला परत जो गंग घट पवित्र। यानी एक प्रकार से जिस प्रकार से जो है एक मदिरा की बूंद समुद्र में पड़ जाती है, ठीक है, या गंगा जल में पड़ जाती है तो गंगा जल अपवित्र माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब काव्य में दोष आ जाते हैं तो काव्य भी उसी प्रकार से अपवित्र हो जाता है। ये बात किसने कही थी बताएं, यह किस हिंदी आचार्य ने काव्य दोष की परिभाषा इस प्रकार से दी है, तो आचार्य केशव दास ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न था काव्य में शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो काव्य में शब्द दोष जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के काव्य दोष शब्द दोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने शब्द दोषों के नाम भी आपको कल गिनाए थे, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न था आचार्य भामा ने कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं। तो आचार्य भामा ने कितने प्रकार के काव्य दोषों का उल्लेख किया भैया, तो आचार्य भामा 21 काव्य दोषों के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, काव्य में अर्थ के द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, तो उसको अर्थ दोष कहते हैं। जब काव्य में अर्थ में दोष उत्पन्न हो तो उसको अर्थ दोष बोलते हैं। ठीक है, शब्द में दोष उत्पन्न होता है तो शब्द दोष, रस में दोष उत्पन्न होता है तो रस दोष। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखें, मूड़ पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, इन पंक्तियों में कौन सा दोष है। तो इन पंक्तियों में कौन सा दोष है भाई, इन पंक्तियों में ग्राम्यत्व का दोष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी थी। अब हम लोगों को यहाँ से चर्चा करना था वृत्ति के बारे में कि आखिरकार ये वृत्ति होती क्या है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, चलिए भाई जानने का प्रयास करते हैं। तो वृत्ति की अगर बात की जाए तो वृत्ति जो होती है, जो कार्य या व्यापार जो होता है लौकिक जगत में घटित ना हुआ हो, बल्कि वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा और उसकी जो संभावना है या अनुमान जो लगाता है कोई कवि या कल्पना करके उसमें काव्य में रखता है, उसी को वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति जो होती है वक्ता की वह मन स्थिति होती है जो वाक्य में क्रिया रूपों के द्वारा व्यक्त की जाती है या प्रस्तुत की जाती है। जैसे आदत है किसी व्यक्ति की किसी मुद्दे पर बोलना या लिखना, तो उसी पर एक प्रकार से कुछ भी बोलेगा तो उसकी आदत जो है, उसकी आदत या हैबिट जो होगी उसका प्रभाव पड़ेगा। उसका स्वभाव कैसा है, उसके स्वभाव का भी प्रभाव काव्य लिखते समय पड़ेगा, और इसका व्यवहार कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्या है, ये वृत्तियां ही होती हैं, आदत स्वभाव व्यवहार। ठीक है, इन्हीं का मिश्रण अगर बोल दें, आदत स्वभाव और व्यवहार के मिश्रण को ही वृत्ति कहते हैं। एक सरल परिभाषा अगर वृत्ति की बोले तो अगर आदत स्वभाव और व्यवहार को एक में मिला दिया जाए, हैबिट को, ठीक है, स्वभाव को और जो बिहेवियर होता है उसको अगर आपस में मिला दें तो वृत्ति उत्पन्न हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। यानी पदार्थ या अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की विशेषण पद्धति को ही वृत्ति कहा जाता है। कुल मिलाकर के लेखक जो होता है अपने मन के जो जो उसकी व्यवहार होता है या जैसा उसका व्यवहार होता है, जैसी मन स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग जब काव्य में प्रयोग करने लगता है, या काव्य के जो एक प्रकार से काव्य का जो मान लेते काव्य का तत्व, या काव्य में कविता वो लिख रहा है किसी दूसरे मुद्दे पर लिख रहा है जिसमें उसके स्वभाव का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ऑटोमेटिकली उस काव्य में आपको झलक जाएगा। ठीक है, जैसे आप छायावादी कवियों को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनमें एक प्रकार से व्यक्तित्ववाद की जो है झलक दिखाई पड़ती है। चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे निराला जी हों, सब अपने जीवन की दुख की कथा कहते हैं और उसके माध्यम से समाज के दुख को हम लोग समझ पाते हैं। तो वही होती है वृत्ति। वृत्ति के बारे में आचार्य धनंजय कहते हैं कि नायक के मानसिक, वाचिक, कायिक और व्यवहार की नाट्य वृत्तियाँ होती हैं।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी सभी लोगों ने परिभाषा अलग अलग तरीके से दी है, ठीक है, नाट्य वृत्तियों के बारे में। तो वृत्ति कुल मिलाकर के मैंने जो आपको बताया वही होती है वृत्ति। भरत मुनि जो हैं वो नाट्यशास्त्र में एक स्थान पर विभिन्न वृत्तियों को युद्ध में संलग्न भगवान विष्णु की विभिन्न चेष्टाओं से उत्पन्न बताते हैं कि भगवान विष्णु युद्ध कर रहे थे और उनके मन में जो जो चीज़ें उत्पन्न हुई हैं तो वो चीज़ होती है वृत्ति, ठीक है। एक होती है भारतीय वृत्ति, जब विष्णु एक प्रकार भगवान पद संचालन से पृथ्वी पर पड़े भार से उत्पन्न हुई है तो वो उस वृत्ति को बोलेंगे भारतीय वृत्ति। एक होती है सात्वती वृत्ति, उनकी ओजस्विनी और वीरों की चित्त चेष्टाओं से सातवीं वृत्ति का जन्म होता है। एक होती कौशिकी वृत्ति, एक होती है आर्भटी वृत्ति। तो कुल मिलाकर के वृत्ति जो होती है क्रिया के उन रूपों को कहते हैं जो कार्य घटित होने की रीति को बताते हैं। वृत्ति का संबंध लौकिक जगत से ना होकर के वक्ता के मस्तिष्क में स्थित संभाव्य इच्छा इन सभी से होता है कि भाई वो लेखक क्या चाह रहा होता है उसके बारे में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, वृत्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में और भी तमाम सारे लोग बताते हैं कई प्रकार, एक दैवीय वृत्ति, एक मानुषी वृत्ति, एक पशु वृत्ति और एक संत वृत्ति। तो मतलब माना स्थिति, व्यवहार, आदत, इन सभी को मिला करके, स्वभाव को मिला करके वृत्ति बनती है। कोई राक्षसी प्रवृत्ति का है, प्रवृत्ति आप लोग समझते हैं, प्रवृत्ति ही वृत्ति का एक प्रकार से अलग रूप है, ठीक है। तो वही होती है वृत्ति या वही होती है प्रवृत्ति। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि प्रश्न है क्या। देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि वृत्ति जो होती कितने प्रकार की होती है। तो प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे 5, 6, 7 या 4, क्या बताओगे आप, वृत्ति कितने प्रकार की होती है। तो वृत्ति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, बताएं। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, कौशिकी, सातवती, आर्भटी या भारती, बताएं। तो श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, श्रृंगार रस में कौशिकी वृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सातवती वृत्ति की उत्पत्ति कौन से वेद से मानी जाती है। तो सातवती वृत्ति की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो यजुर्वेद से मानी जाती है। सातवती वृत्ति की उत्पत्ति किससे, यजुर्वेद से, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। सातवती वृत्ति किससे मानी जाती है, यजुर्वेद से उत्पन्न मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके, समझ रहे हैं। और आपको बता दूं कि 3 प्रकार के रसों में पाई जाती है सातवती वृत्ति। एक होता है वीर रस, कहीं पर मिले तो उसमें सातवती वृत्ति होगी, एक रौद्र रस में और एक अद्भुत रस में। इन 3 रसों में सातवती वृत्ति पाई जाती है। मतलब जहाँ कहीं पर वीरता की बात होगी, पराक्रम की बात होगी, या एक प्रकार से बल की बात होगी, दान, शक्ति, दया और सरलता की बात होगी, वहाँ पर सातवती वृत्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। सातवीं वृत्ति के 4 एक प्रकार से अंग होते हैं। एक होता है मतलब कि सलापक, एक होता है उत्थापक और एक होता है जो है सांधात्य और एक होता है परिवर्तक, ठीक है, ये होती है। अगली वृत्ति जो यहाँ पर थी जो है खास करके जो श्रृंगार रस की वृत्ति होती है, श्रृंगार रस की वृत्ति जो होती है उसकी अगर बात की जाए तो वृत्ति कहाँ पर होती भाई, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति पाई जाती है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, कौशिकी वृत्ति होती है। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती है, कौशिकी वृत्ति होती है, और ये सामवेद से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कौशिकी वृत्ति किससे उत्पन्न होती है, कौशिकी वृत्ति सामवेद से उत्पन्न होती है। तो यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि कौशिकी वृत्ति किस वेद से उत्पन्न हुई है, तो सामवेद से उत्पन्न हुई। चूँकि सामवेद में एक प्रकार से आप देखिएगा, सामवेद आप पढ़ेंगे तो संगीतमयी वेद है, उसमें सारे जितने भी श्लोक हैं वो सब मंत्र जो हैं वो सब गायन की कला यानी कि एक संगीत के माध्यम से आप उसको कह सकते हैं। संगीत शास्त्र पहला संगीत शास्त्र है भारत का, या पूरे संसार का पहला संगीत शास्त्र है, ठीक है, कौन, तो वो है आपका सामवेद। तो सामवेद से उत्पन्न वृत्ति है कौशिकी, और खास करके श्रृंगार रस में, हास रस में आप देखेंगे तो कौशिकी वृत्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जहाँ पर अच्छी वेशभूषा वाली नायिका, बहुत सी स्त्रियाँ और भोग विलास की बात हो, संगीत की बात हो, श्रृंगार का वर्णन हो, वहाँ पर हमेशा कौशिकी वृत्ति पाई जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कौशिकी वृत्ति के भी 4 अंग हैं, एक होता है नर्म, एक होता है नर्म स्फिंज, एक होता है नर्म स्फोट और एक होता है नर्म गर्भ, ठीक है। अगर बात की जाए भाई नाट्य वृत्तियों में तो एक जो है आपकी जो पहली वृत्ति होती है जिसको आप भारतीय वृत्ति बोलते हैं। भारतीय वृत्ति की अगर बात की जाए, अच्छा भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, देखें भारतीय वृत्ति की अगर बात की जाए तो भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति हुई है ऋग्वेद से, ठीक है। किस वेद से हुई है, ऋग्वेद से उसकी उत्पत्ति, भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है, ठीक है। कौशिकी जो है उसकी सामवेद से हुई है। सात्विकी वृत्ति जो होती है सातवती वृत्ति, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, इसकी यजुर्वेद से हुई है। तो सातवती की यजुर्वेद से हुई है, देखिए सामवेद,
यजुर्वेद, ठीक है। और इसकी भारतीय वृत्ति की ये होता है ऋग्वेद से सबसे पुराना है, प्राचीन वेद से। और आर्यभट्टीय वृत्ति की अगर बात की जाए तो आर्यभट्टीय वृत्ति की जो उत्पत्ति हुई है वो लास्ट वाले वेद से यानी अथर्ववेद से हुई है, ये बात ध्यान रखिएगा। आर्यभट्टीय वृत्ति में क्या होता है, आर्यभट्टीय वृत्ति में क्या होता है, भयानक रस की बात हो, विभत्स रस की बात हो, रौद्र रस की बात हो, तो वहाँ पर आर्यभट्टीय वृत्ति होती है। जहाँ पर माया की बात हो रही हो, इंद्रजाल की बात की जा रही हो, संग्राम की बात हो, क्रोध की बात हो, ठीक है, दम्भ की बात हो, झूठ की बात हो, तो ये यहाँ सब आप देखते हैं आर्यभट्टीय वृत्ति होती है। और खास करके आर्यभट्टीय वृत्ति में यमक अलंकार का प्रयोग आप अधिक मात्रा में देखेंगे, जैसे आघात, प्रतिघात या फिर वेदना आदि, रौद्र, भयानक, ये सब रस आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। विभत्स रस आपको खास करके मिलेगा। और आर्यभट्टीय वृत्ति के भी 4 भेद होते हैं, एक होता है वस्तु सत्थावन, और एक होता है षष्ठभेद, एक होता है संक्षिप्त, और एक होता है अवपातन, ठीक है। उतना ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देना है, बस ये ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्टीय वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, तो अथर्ववेद से हुई है। आप ध्यान रख लीजिएगा, आर्यभट्टीय वृत्ति, अथर्ववेद, कौशिकी वृत्ति, सामवेद, सातवती वृत्ति, यजुर्वेद, और भारतीय वृत्ति तो ऋग्वेद, ठीक है। भारतीय वृत्ति में क्या होता है, जहाँ पर एक प्रकार से कौशल प्रधान होता है, स्किल प्रधान होता है, जहाँ संस्कृत बहुल कथोपकथन होता है, संस्कृत प्रधान संस्कारित भाषा जहाँ पर होती है, वहाँ पर भारतीय वृत्ति होती है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। तो चारों वृत्तियों के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, आपके समझ में जरूर आ रही होंगी, ठीक है। तो वृत्ति कितनी प्रकार की होती है भैया, वृत्ति माने सीधा सा मतलब होता है व्यवहार, ठीक है, बस इतना समझो। बताएं, 4 प्रकार की वृत्ति होती है, नाट्य शास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं, ओके। आचार्य धनंजय और आचार्य भरत मुनि ने जो है नाटक की 4 वृत्तियाँ बताई हैं, और वो 4 वृत्तियाँ जो होती हैं वो एक प्रकार से बताई गई हैं कि भारतीय सातवती कौशिक क्यारभटी च वृत्तमः रसभाव भिन्न यास चतस्त्रतौ नाटय मातरः। ये नाट्य शास्त्र का एक श्लोक है, इसमें चारों वृत्तियों के बारे में लिखा गया है। कौन सी, पहली भारती, दूसरी सातवती, तीसरी कौशिकी और चौथी आर्यभट्टी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति होती बाबू, श्रृंगार रस में होती है कौशिकी वृत्ति, ठीक है। सातवती वृत्ति उत्पत्ति किस वेद से हुई है, सातवती वृत्ति की उत्पत्ति किस वेद से हुई बाबू, किस वेद से हुई है, यजुर्वेद से हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वीर रौद्र अद्भुत रसों में कौन सी वृत्ति पाई जाती है। तो वीर रस और रौद्र अद्भुत रसों में कौन सी वृत्ति पाई जाती है, तो उसमें पाई जाती है सातवती वृत्ति। कौन सी वृत्ति पाई जाती है भाई, बताएं। जहाँ पर वीर रौद्र अद्भुत की बात होती, वीरता, पराक्रम, बल, दान, शक्ति, दया, सरलता की बात हो, वहाँ पर सातवती वृत्ति होती है। सातवती वृत्ति ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ संस्कृत प्रधान संस्कारित भाषा हो वहाँ पर कौन सी वृत्ति होती है। मैंने अभी भी बताया था आपको, वहाँ पर भारतीय वृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, नायक के मानसिक, वाचिक, कायिक व्यवहार की ही नाट्य वृत्तियाँ कहलाती हैं। यह कथन किसका है या किसने कहा, बताएं। तो ये कथन किसने कहा भाई, ये कथन कहा था आचार्य धनंजय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपने नाट्य वृत्तियों से बनने वाले प्रश्नों को समझा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, ओके। नोट डाउन करते हुए चलिएगा सारे पॉइंट को, इसी प्रकार से वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भरत मुनि, मतलब प्रश्न मिलेंगे आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अभिनय कितने प्रकार का माना है। सबसे पहले जानते हैं अभिनय होता क्या है। तो भरत मुनि चूंकि नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं, तो उन्होंने अभिनय शब्द को निरूपित करते हुए कहा कि अभिनय शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक प्रकार से अभिधातु में, मतलब अभिनय शब्द में खास करके जो संस्कृत का शब्द है उसमें अगर अभी लगा देते हैं नए उपधातु में, मतलब कि नए धातु में, संस्कृत का धातु है उसमें जब एक प्रकार से अभी उपसर्ग लगाते हैं तो उससे बनता है, ठीक है। उपसर्ग लगाने से बनता, कुल मिलाकर के ये जानिए, मतलब दर्शकों या सामाजिकों के हृदय को भाव या अर्थ से अभिभूत कर देना। कुल मिलाकर के इसका मतलब होता है मन के भाव को व्यक्त करने वाली अष्टांगिक चेष्टाओं द्वारा किसी विषय अथवा व्यक्ति या व्यक्ति का प्रकृत अनुकरण करके